हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ। एंड हम सॉल्व कर रहे हैं पीवाईक्यूज, वो पीवाईक्यूज जो 2018 में आ चुके हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं उनसे रिलेटेड, और उस कॉन्सेप्ट से जो अदर क्वेश्चंस बन सकते हैं, अदर क्वेश्चन की फॉर्मेशन हो सकती है, उनके बेसिस पे भी हम स्टडी करेंगे। राइट, सो आज हम सॉल्व करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर। एंड मैं आपको बता दूं, हमने इससे पहले यूनिट 1 कंप्लीट कर ली है, यूनिट नंबर 1 विच इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, एंड यूनिट 2 एज वेल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें हमने थ्योरी पार्ट किया हुआ है। थ्योरी पार्ट में हमने सारे एक्सप्लेनेशन देखे हैं। एक्सप्लेनेशन में वो क्वेश्चन, वो एक्सप्लेनेशन हमने देखा जिनके बेसिस पे क्वेश्चन की फॉर्मेशन होते हैं, और उनसे वो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। राइट, और हर साल पूछे जाने क्वेश्चंस जिन थ्योरी के बेसिस पे बनते हैं, वो सारे थ्योरी पार्ट हमने कवर कर लिया यूनिट 1 एंड यूनिट 2 से। राइट, सो इससे पहले हमने एमसीक्यूज भी सॉल्व किए हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो अपकमिंग वीडियोस आपको मिलें, उसके यूट्यूब पे मैं अपलोड करूं, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड अभी तक अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं यूट्यूब पर, तो आप उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कोड 55 के लिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ एंड वेलफेयर के लिए, तो ये वीडियो, मेरे वीडियो जो भी मैं अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे, बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको यूनिट 1 से यूनिट 10 तक कवर करके दूंगी, जिसमें थ्योरी पार्ट, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज सॉल्व करके दूंगी। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम फॉर दिस सेशन। एंड हम तैयारी कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज हम देखने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं इससे पहले के सेशन में। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर एडुटेनमेंट स्मिता सिंह डालेंगे तो आपको सारे वीडियोस की लिस्ट नजर आएगी एंड आप देख सकते हैं। राइट, सो इस तरह से आप क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। एंड थ्योरी पार्ट भी अगर देखना चाहते हैं तो थ्योरी भी देख सकते हैं। राइट, एंड थ्योरी में यूनिट 1 to 10 कराऊंगी, जिसमें से टू यूनिट्स हमने कवर कर लिया है। रिमेनिंग 8 यूनिट से हमें थ्योरीज पार्ट करना है, तो उनको भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। राइट, क्योंकि कुछ बच्चों की अभी एग्जाम नहीं हुए हैं, तो सब लोग एग्जाम की डेट्स एंड एग्जाम के रिजल्ट आने के लिए का वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा एंथुसियाज्म जो है वो कम है लोगों में। सो विल स्टार्ट दी सेशन फॉर फ्रॉम थ्योरी पार्ट एज वेल when all examination will be done and result will come out. Meanwhile, we'll solve MCQs and theory as well. Right, so let's start with the first question for today. Please wait, I'm coming up with the slide. Right, सो पीवाईक्यू में 2018 से जो पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं, हमने टोटल 50 क्वेश्चंस किए हुए हैं अब तक। 2018 में पूछे गए क्वेश्चंस को हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज। 50th क्वेश्चन क्या था लास्ट सेशन का, जो था आइडेंटिफाई द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए, रिलेशंस बिटवीन और among human beings. Option number B, relations between employer and employees as individuals. Option number C, relations between parties in an employment context. And option number D, collective relationship between management and trade unions. तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, ग्रीन मार्क किया हुआ है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज कलेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियंस। सो ये हमारे लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। इस सेशन से हम स्टार्ट करेंगे विच इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। सो लेट्स स्टडी। फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, which of the following statements is are true false regarding modes of conflict management styles? Options are in front of you. Option A, the avoidance mode of conflict management aim at avoiding or postponing conflicts.
Option number B, the compromise mode involves coercion and is likely to fail to reach a solution. Option number C, the main objective of diffusion mode of conflict resolution is to buy time for dealing with a conflict. Option number D, withdrawal is a form of approach mode that involves getting away from a conflict situation. So आपके सामने quotes दिए गए हैं. Option A, B are true, C and D are false. A and D are true, B and C are false. A and C are true, B and D are false. And B and D are true and A and C are false. So आपको बताना है कि इनमें से कौन से false है, कौन से true है, right? So statement भी आपके सामने है, right? So here I'm giving you 15 seconds for this question. Even for 15 seconds, I'll give you for every questions. So you'll have to, solve the question by yourself. If you're not able to do so, I'll let you know the answer with the explanation, right? So let's start. So here the correct option for this question would be option number C. मैंने आपको 1 A B C मार्क करना भूल गई हूँ इसमें. So कोड में आप देखेंगे थर्ड जो ऑप्शन है A and C are true and B and D are false. So A and C are true. मैं यहाँ पढ़ के सुना देती हूँ क्वेश्चन को कैसे ये ट्रू है. A, option number A, the avoidance mode of conflict management aims at avoiding the postponing conflict. So obvious सी बात है, अगर आपके सामने कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर रहा है, झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है, डिस्प्यूट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि ठीक है इसको अवॉइड कर दो, उसको जो वो बोल रहा है जो वो करने की कोशिश कर रहा है उसको करने दो, आप अवॉइडेंस मोड पे आप अवॉइड कर रहे हैं, तो उस चीज में उस केस में भी आप कॉन्फ्लिक्ट को पोस्टपोन कर रहे हैं, एक तरह से आप उसको कुछ टाइम के लिए टाल दे रहे हैं, राइट? सो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का एक तरीका होता है, राइट? कि आप जो भी आपके सामने ग्रीवियांस है, जो भी आपके सामने कॉन्फ्लिक्ट है, उसको आप अवॉइड कर दीजिए. तो वो क्या होता है उस केस में, कॉन्फ्लिक्ट थोड़े टाइम के लिए हट जाता है, थोड़े टाइम के लिए आप बच जाते हैं उस चीज से, आप अवॉइड कर देते हैं, राइट? सो कभी कभी ये केस भी ये सिचुएशन जो हम क्रिएट करते हैं अवॉइडेंस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, यू सॉल्व द प्रॉब्लम this way, right? And option number C, the main objective of the diffusion mode of conflict resolution is to buy time for dealing with a conflict. तो सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डिफ्यूजन मोड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टू बाय टाइम फॉर डीलिंग विथ कॉन्फ्लिक्ट. सो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें डेफिनेट सी बात है आपको टाइम की जरूरत पड़ेगी, राइट? आपको एक प्रॉपर टाइम निकालना पड़ेगा उस डिस्प्यूट को सुनने के लिए, उस ग्रीवियांस को सुनने के लिए, एंड देन आप एक एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे कि ठीक है क्या आपकी प्रॉब्लम है, क्यों है, राइट? उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा टाइम की जरूरत होती है. सो दिस वे यू ऑल्सो resolve the problem arising in the organization. So A and C are true. B मैं पढ़ के सुना देती हूँ क्यों ये false है. The compromise mode involves coercion and is likely to fail reach a solution. ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि जहां पे कॉम्प्रोमाइज की बात होती है वहां पे अगर सपोज दो पार्टी हैं, दो पीपल हैं, दो पार्टी बोल लीजिए, पीपल बोल लीजिए, या फिर दो ग्रुप की बात कर लीजिए. अगर दो पीपल हैं, इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, दो पीपल अगर हैं, एक अगर किसी भी चीज से असहमत हो रहा है और दूसरा भी उस चीज को एग्री नहीं कर रहा है, तो अगर दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे तो वो कॉन्फ्लिक्ट तो अराइज होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं होगा. लेकिन उनमें से एक पर्सन अगर बोलता है कि ठीक है जो आप बोल रहे हैं आप ही ठीक हो, मैं ही कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई इवन आई एम नॉट एग्री विथ यू बट इट इज ओके, लेट इट बी, आप जैसा चाहते हो वैसा ही करिए. तो आप अगर एक पार्टी उसमें से एक पर्सन अगर वन साइड पर्सन अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेता है तो उस केस में भी आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर देते हैं, एक तरह से देखा जाए तो ये तरीका सही है. लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फेल टू रीच ए सोल्यूशन, फेल नहीं होते हैं बल्कि सक्सेसफुल होते हैं सोल्यूशन
के लिए, राइट? वो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं थ्रू दिस वे, तो फेल नहीं होता है बल्कि वो अचीव कर लेते हैं उस गोल को, कि ठीक है हमने इस तरीके से गोल को अचीव कर लिया। लाइक गोल गोल अचीवमेंट हेयर इज मीन दैट आप सॉल्यूशन के तरफ पहुंच गए हैं, आपने सॉल्यूशन दे दिया है। सो इट मीन्स आप सक्सेसफुल रहे हैं अपने मेथड में, जो भी आपने टेक्निक यूज की, कि आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो उस वे से आपने कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर दिया। सो कॉम्प्रोमाइज इज गुड समटाइम। तो यहाँ पर फेल बोला, ये गलत है, फेल नहीं होना चाहिए। अगर वो फेल नहीं लिखा होता तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होता, बट यहाँ पर फेल लिखा है तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सो दैट इज द फॉल्स ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है? विथड्रॉवल इज अ फॉर्म ऑफ अप्रोच मोड that involves getting away from a conflict situation। नहीं, ये भी इनकरेक्ट बोल रहा है, ठीक है। वो करेक्ट क्या होगा? विथड्रॉवल फॉर्म जो होता है, अप्रोच विथड्रॉवल फॉर्म ऑफ अप्रोच जो होता है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज हुए उसमें वो सॉल्यूशन देता है, राइट? आप अगर सपोज दो पार्टीज हैं, अगर एक पार्टी, दोनों पार्टी अपनी अपनी बात पर अड़े रहे देर तक, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ सॉल्व हो रहा है? लेकिन एक पार्टी अगर बोलती है कि ठीक है मैं विथड्रॉ करता हूँ, ठीक है मैं जो स्टेटमेंट दे रहा था वो स्टेटमेंट ही नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है मैं बैक हो जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन बैक आउट हो जाता है तो भी उस कंडीशन में भी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात की जाती है। कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हैं आप, ना कि आप कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन से भाग रहे हैं। उसको भागना नहीं बोलते हैं, राइट? आप बोलेंगे आप एमिकेबली उस चीज से विथड्रॉ कर रहे हैं, ना कि आप भाग रहे हैं। भागना इज अनदर टर्म। भागना एक तो हो गया कि आप एक नेगेटिव टर्म है। विथड्रॉवल क्या है? कि आप विथड्रॉ करेंगे, ठीक है आप जो बोल रहे हैं ठीक है आप करिए, मैं बैक आउट कर रहा हूँ। सो ये भी एक ऑप्शन गलत है। यहाँ पे जो वर्ड दिया है गेटिंग अवे, ये नहीं होना चाहिए था, राइट? सो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी एंड डी आर इनकरेक्ट, and option number A and C are correct option for this question. So here the option number third, A and C are true and B and D are false. This option would be the correct answer for this question, right? I hope आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी लगता है कि मैं समझाने में इनकैपेबल हूँ, या फिर आपको लगता है कि बहुत फास्ट हो रही हूँ, या फिर बहुत स्लो हूँ, या फिर किसी भी तरीके का इंप्रूवमेंट की जरूरत है, पीपीटी में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल वर्क ऑन दैट। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 52, सेकंड क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। Which among the following statements relating to the features of the collective bargaining is are correct? इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, राइट? सो हियर ऑप्शन नंबर ए, इट इज a two-way process. Option number B, it involved a civilized confrontation. Option number C, it is a static process. And option number D, it is a complementary process. So code आपके सामने दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है A and D only. ऑप्शन नंबर 2 B, A, B and C only. ऑप्शन नंबर 3 A, B and D only. And ऑप्शन नंबर 4 B, C and D only. So इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको? आपको क्वेश्चन करेक्ट है, आपको बताना है, राइट? सो मैं आपको 15 सेकेंड्स दे रही हूं, एक बार खुद से क्वेश्चन को पढ़िए एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। So here the correct option for this question is option number 3. A, B and D are correct option for this question. Collective bargaining का जो फीचर है वो क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग का फ्यूचर है इट इज ए टू वे प्रोसेस। ऑब्वियसली कलेक्टिव बार्गेनिंग आप करने जाएंगे तो दो पार्टीज का एक कहते हैं कॉन्वर्सेशन होता है, डिस्कशन होता है, ठीक है। देन आफ्टर यू कम टू द सॉल्यूशन। सो वहां पर टू वे प्रोसेस होता है, एक सिर्फ सिंगल वे प्रोसेस नहीं होता है, टू वे प्रोसेस होता है। एंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों की सहमति होती है किसी भी चीज में, जो भी डिस्प्यूट अराइज हुआ, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो दोनों पार्टी अगर मिल के बात करती हैं, उस पर सॉल्यूशन निकालती है, तो ऑब्वियस ही बात है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग का नाम दिया जाएगा उसको। एंड दिस इज द टू वे प्रोसेस, नॉट अ one way process. And option number B, it involved civilized confrontation. It is also correct. And option number D, it is a complementary process. Complementary, this is a complementary to each other, right?
सो ये एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होती है, जो आप जिस बात पे सहमत है वही बात, उसी बात पे मैं भी सहमत हूँ, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, राइट। इट इज अ स्टैटिक प्रोसेस, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन for this question. Now let's move to next question. Option number question number 53. Hans Selye's 1956 General Adaptation Syndrome (GAS) has been widely hailed as a comprehensive model to explain the stress phenomenon. This three-stage model states that when an organization is confronted with a threat, the general physiological response occurs in 3 stages. So वो stages क्या हैं आपको बताने हैं. Which of the following stages is not a part of GAS model? आपको बताना है कौन सा इसका पार्ट नहीं है, right? So here the options are option number 1, intrapsychic disorder stage, option number B, option number 2, alarm stage, option number 3, exhaustion stage, and option number 4, resistance stage. So आपको correct answer बताना है. Please read the question carefully and try to find the answer. सो यहाँ पे जो 3 स्टेजेस हैं गैस के, वो हैं, पहले मैं बता देती हूँ इसका आंसर कौन सा करेक्ट है, क्योंकि इसमें इन्होंने पूछा है नॉट अ पार्ट ऑफ गैस मॉडल. उन्होंने ये पूछा है जो 3 स्टेजेस हैं उनमें से एक कौन सा है जो नहीं है, राइट. यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इट मीन्स 3 है लेकिन एक उसमें से नहीं है, तो उसमें एक कौन सा नहीं है, सो वो आपको बताना था. सो हियर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, इंट्रासाइकिक डिसऑर्डर स्टेज. Intrapsychic disorder stage is not the part of 3 stages of the general adaptation syndrome gas का, right. So यहाँ पर बाकी के alarm stage, exhaustion stage, resistance stage ये तीनों हैं इसके part, but intrapsychic disorder stage is not the part of this, right. So let's move to next question. Question number 54. As per the provisions of the Industrial Dispute Act 1947, under which of the conditions a strike declared by the workmen of public utility services shall be illegal? Illegal किस केस में कहा जाएगा? स्ट्राइक के केस में, राइट. सो आपके सामने ऑप्शंस है. ऑप्शन नंबर ए, resorting to strike after a lapse of 14 days of giving a notice of strike. Option number B, resorting to strike within 7 days from the conclusion of conciliation proceedings pending before a conciliation officer. Option number C, resorting to strike after 7 days of conclusion of such proceeding pending before a board of conciliation. And option number D, resorting to strike within 2 months from conclusion of such proceedings pending before a labor court. So आपको क्वेश्चन को क्लियरली थॉरोली पढ़ना है and just you will have to find the answer. I am giving you 15 seconds for this question. So here the correct option for this question would be option number C, resorting to strike after 7 days of conclusion of such proceedings pending before a board of conciliation. So ये राइट आपको पूछा गया है कि कौन सा इलीगल होगा, राइट. सो इसमें से ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रिजॉर्टिंग टू स्ट्राइक आफ्टर 7 days of conclusion of such proceedings
पेंडिंग बिफोर अ बोर्ड ऑफ काउंसिलिएशन, ये गलत होगा, ये इलीगल होगा, राइट। एंड ऑप्शन नंबर ए, resorting to strike after a lapse of 14 days of giving a notice of strike, that is correct. And option number B, resorting to strike within 7 days from the conclusion of conciliation proceedings pending before a conciliation officer, ये भी correct होगा, ये illegal होगा. And option number D, resorting to strike within 2 months from conclusion of such proceedings pending before a labor court. So A, B and D are correct and legal, but option number C would be illegal. So here the correct option for this question is option number C. As per the question, option number C would be the correct option and correct answer, right? So let's move to next question. Question number 55. In which of the following states लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 exist a legislation having a provision for recognition of trade union, ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन की बात करता है. तो ऑप्शन से है आपके सामने ओडिशा, ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटका, ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र एंड ऑप्शन नंबर 4 बिहार, राइट. सो आपको करेक्ट आंसर बताना है यहाँ पर. Alright, so here the correct option for this question is option number 3 महाराष्ट्र, right. So आपको बताना था legislation having a provision for recognition of trade union, ठीक है. ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन की बात किसमें की गई थी, तो महाराष्ट्र की यहाँ पे बात, महाराष्ट्र would be the correct option for this question, right. So let's move to next question. Question number 56. Which of the following statements are not true about the GRID organization development, GRID OD organization development program designed by Robert R. Blake and Morton? आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि मैनेजरियल ग्रिड इज गिवन बाय हु, तो आपके सामने ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, 4 ऑथर के नाम, उसमें ब्लेक एंड मोर्टन का भी नाम डाल दिया जाएगा. अगर आपको याद होगा, आपने थ्योरी पार्ट देखा होगा, एमसीक्यूज देखे होंगे, तो आप फट से क्वेश्चन का आंसर दे देंगे दैट मैनेजरियल ग्रिड इज गिवन बाय ब्लेक एंड मॉर्टन, राइट. सो ये जो क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किसने दिया था मैनेजरियल ग्रिड, तो दैट इज गिवन बाय ब्लेक एंड मॉर्टन. यहाँ पे क्वेश्चन का कुछ और फॉर्मेशन है, वो हम देख रहे हैं. सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए, इट इज एन 8 phase program lasting about 3 to 5 years. Option number B, through this program an organization can move systematically from the stage of examining managerial behavior and style to the development and implementation of an ideal strategic corporate model. Option number C, behavioral science concept and rigorous business logics are combined in the GRID OD program's 6 phases. And option number D, the single most significant promise on which GRID OD rests in that the 5-5 way of doing business, which is acknowledged universally by managers as the soundest way to manage to achieve excellence, right. So जो मैनेजरियल ग्रिड है, उनमें आपको ये क्या क्या फीचर्स है उनकी बात की गई है, राइट. सो आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बताना है, राइट. नॉट ट्रू, सॉरी नॉट ट्रू पूछा गया आपसे. सो इसमें से नॉट ट्रू क्या होगा आपको बताना है. ऑप्शंस आर ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 2 बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 3 ए एंड डी ओनली, या फिर ऑप्शन नंबर 4 बी एंड सी ओनली. सो आपको करेक्ट आंसर बताना है. आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन. So here the correct answer would be option number 3, A and D are not true. And आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A and D are not true and ट्रू क्या होगा,
ऑब्वियसली बात है, उसमें बी एंड सी वुड बी द करेक्ट वन, राइट। सो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है तो हम नॉट करेक्ट की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मैं आपको ऑप्शंस जो दिए गए हैं समझा देती हूँ। इट इज एन 8 फेज प्रोग्राम लास्टिंग अबाउट 3 to 5 years, दैट इज इनकरेक्ट। 8 फेज नहीं है, यहाँ पे 6 फेजेस की बात की गई थी, राइट। तो क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में 6 फेजेस बता रहा है, सो दैट वुड बी द करेक्ट वन। बट यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द इनकरेक्ट, राइट। सो 8 फेज नहीं होके ये 6 फेजेस है, राइट। यहाँ पे 8 फेज दिया है, दैट इज नॉट ट्रू। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, थ्रू दिस प्रोग्राम एन ऑर्गेनाइजेशन कैन मूव सिस्टमैटिकली from the stage of examining managerial behavior and style to the development and implementation of an ideal strategic corporate model. That is correct one, right? So managerial grid की बात करते हैं अगर हम करें ब्लैक एंड मॉर्टन की, तो दैट वुड बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये बात द आइडियल स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट मॉडल की बात की गई थी उसमें, राइट। सो दिस विड ऑल्सो ट्रू वन। एंड ऑप्शन नंबर सी जो मैंने बताया था कि इसमें 8 फेजेस ना होके ये 6 फेजेस हैं, इसमें यही बात की गई है इस ऑप्शन में, तो दैट वुड बी करेक्ट ऑप्शन, दैट वुड बी करेक्ट वन। ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए एंड डी है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा, राइट। सो डी क्या बोल रहा है, द सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉमिस ऑन विच ग्रिड OD rest in that the 5-5 way of doing business, which is acknowledged universally by the managers as the soundest way to manage to achieve excellence, that is incorrect, right। जो 5-5 way of managerial grid model है वो soundest way नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इनकरेक्ट ही पूछा है, मतलब नॉट ट्रू पूछा है, तो ए एंड डी आर not true, so that would be the correct option as per the question. Option number C would be the correct option for this question. So आज के इस सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे के क्वेश्चंस को मैं सक्सीड करूंगी, राइट। एंड उसमें हम ढेर सारे PYQ सॉल्व करने वाले हैं, राइट। एंड इस तरह से कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम क्वांटिटी पे फोकस ना करके हम क्वालिटी पे फोकस करेंगे, क्योंकि क्वांटिटी तो आप कवर कर लेंगे, आप 5-10 क्वेश्चन की जगह पे आप 20 या 30 क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ना हो, क्वेश्चन समझ में ना आए, सिर्फ आप रट्टा मार रहे हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हम थोड़े क्वेश्चन करेंगे बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, उनको समझ के पढ़ेंगे, समझ के उसको सॉल्व करेंगे, राइट। सो दिस इज द मेथड फॉर कॉन्सेप्चुअल रीडिंग एंड स्टडी। सो हम कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे, ना कि क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, रट्टा मार के हिंदी में बोलते हैं उसको, क्रैमिंग नहीं करेंगे हम, क्रैमिंग करके नहीं करेंगे, रट्टा मार के नहीं करेंगे, हम करेंगे कॉन्सेप्चुअल स्टडी, राइट। सो लेट्स एंड द सेशन हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर मेरे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।